नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना भी हालिया है, यानी अभी जल्दी की है। आज की घटना राजस्थान की है, राजस्थान के भी भरतपुर जिले के। भरतपुर जिले में एक कस्बा है नगर। वहाँ 22 मार्च 2022 को सवेरे सवेरे कोई 7 बजे कंट्रोल रूम को दीपा सैनी नाम की एक महिला ने फोन किया। उसने बताया कि वो नगर कस्बे के सीकरी रोड पर दरगन कॉलोनी में रहती है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा किसी ने उसके पति की हत्या कर दी है। उसने ये बताया कि हत्या करने वाले ने मेरे पति को बुरी तरह से मारा है और मैं पास में सोई थी, लेकिन मुझे इसका पता नहीं लगा। दीपा ने बताया कि मेरे पति का नाम जितेंद्र सैनी है और वो नगर कस्बे के मशहूर फल व्यापारी हैं, फल विक्रेता हैं। इतना सुनकर पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची। मौके पर उसने देखा कि एक डबल बेड पर दीपा यानी जो कॉलर थी, उसके पति जितेंद्र सैनी की लाश पड़ी है। सिर में कई जगह से, गर्दन में कई जगह से खून रिस रहा था। ऐसा लग रहा था कि गर्दन काटकर और सिर पर भारी वस्तु से प्रहार करके उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मृतक के भाई ब्रिजेंद्र सैनी को खबर की, जो वहां से 40-50 किलोमीटर दूर गांव में रहते थे। ब्रिजेंद्र सैनी ने यह कहा कि कृपा करके लाश को अभी वहां से मत हटाइएगा, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मेरे आने के बाद ही लाश को वहां से हटाया जाए। मुझे कुछ शक है जो मैं आकर आपको बताऊंगा। 1 घंटे में ब्रिजेंद्र सैनी यानी मृतक जितेंद्र सैनी के भाई, छोटे भाई, वो भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह का शक है। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी पत्नी पर ही शक है। जो वहां पर थानाधिकारी थे, थानाध्यक्ष थे, उनका नाम था हरलाल मीणा। हरलाल मीणा मौके पर थे और जब मृतक के भाई ने यह बताया कि उनका शक मृतक की पत्नी दीपा सैनी पर है, तो उन्होंने उसी दिशा में अपनी पूछताछ शुरू की। सबसे पहले यह पूछा गया कि उस रात कौन कौन कहां कहां था। दीपा ने बताया कि मैं थी, मेरे पति जितेंद्र सैनी थे और मेरी 8 साल की बेटी भी थी। 8 साल की बेटी को बुलाकर महिला कांस्टेबल और थाना प्रभारी जो थे, थानाधिकारी हरलाल मीणा जी, उन्होंने पूछा। उसने कहा कि मैं सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। सुबह जब माँ हमारी यानी मम्मी चिल्लाने लगी, रोने लगी, तब मैंने देखा कि मेरे पिता को किसी ने मार दिया है और उनके बहुत ढेर सारा खून निकल रहा है। बात ऐसी उलझ सी गई कि ये पता नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार मारा किसने है। थोड़ी देर और कुछ परिजनों के आने का इंतजार करने के बाद लाश का पंचनामा करके सील करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद
थानाधिकारी हरलाल मीणा ने अपने पूरे पुलिस बल के साथ सबसे पहले वहाँ लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उन्होंने खंगाली। एक दिन पहले, घटना वाले दिन अच्छी तरह से सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घटना वाली शाम के बाद कभी भी जितेंद्र सैनी एक बार घर जाने के बाद बाहर निकला नहीं। दूसरी बात कि वो कभी न बाहर आया, न वापस गया, और न ही उस पूरी रात उस गली में कोई ऐसा अननोन आदमी दिखाई दिया जिसका जितेंद्र सोनी के यहाँ जाना और फिर वहाँ से आना साबित हो। शाम को बॉडी आ गई। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजन ले गए। बॉडी से लिपटकर उसकी 8 साल की बेटी चीख चीख कर रोने लगी। उसके चाचा उसको ढांढस बंधा रहे थे। मां दीपा, उसको लोगों ने वहां से अलग कर दिया था कि ये लाश देखकर बहुत ज्यादा विचलित हो रही है। रोते रोते उन 8 साल की बच्ची ने चुपचाप अपने चाचा को बताया कि मुझे पता है किसने मारा है। चाचा ने कहा, इस समय भीड़ बहुत है बेटा, अभी हम बात करते हैं, पहले हम इनका अंतिम संस्कार कर दें। सारे लोग इकट्ठा थे, बॉडी लेके सब लोग अंतिम संस्कार के लिए गए। अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार होने के बाद जब वो लौट कर आए तो उसने 8 साल की बच्ची से उनके चाचा ब्रिजेन सैनी ने ये पूछा कि किसने मारा है, तुम बता रही थी कि तुम्हें पता है। उसने बताया कि मेरी मम्मी ने मारा है। चाचा ने पूछा कि कैसे मारा है, क्यों मारा है, तुम कैसे कह रही हो। उसने कहा मैंने देखा है। चाचा ने कहा कि जब पुलिस तुमसे पूछ रही थी तुमने पुलिस को यह बात क्यों नहीं बताई। बच्ची ने कहा कि मेरी मां ने कहा था कि अगर पुलिस को बताओगे तो मैं ये बताऊंगी कि तुमने मारा है, पुलिस तुम्हें पीटेगी, जेल भेज देगी। मैं इस बात से डर गई थी। बच्ची को लेकर फौरन वो थाने पर गए, ब्रिजेन सैनी। वहां थाना प्रभारी के सामने उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे बच्ची ने उस समय कहा था और अब ये डिटेल बता रही है। थाना प्रभारी ने महिला कांस्टेबल, महिला सब इंस्पेक्टर्स को बुलवाकर बच्ची से बहुत प्यार से समझाकर, सादे कपड़ों में बैठकर, क्योंकि बातचीत से लग रहा था कि वो पुलिस वालों के प्रति इतना डर उसके मन में बिठा दिया गया था कि शायद उस डर से वो बाहर निकल नहीं पा रही थी। महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर ने पूछताछ की तो उसने ये बताया कि रात में जब ज़्यादा आवाज़ हो रही थी तो मैं जब उठकर बैठी तो मेरी माँ सब्जी काटने वाले लकड़ी के उस पट्टे से पापा के सिर पर जोर जोर से मार रही थी। पापा के कपड़े पूरे खून से लथपथ थे। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी माँ ने मुझे डांट डपट कर सुला दिया। सुबह मेरी फिर जल्दी नींद खुल गई। माँ ने फिर मुझे ये कहा कि अगर तुमने एक भी शब्द इधर उधर का बताया तो ये समझ लो कि मैं यही बताऊंगी कि तुमने मारा है, चोट तुमने पहुंचाई है, तुमको पुलिस ले जाएगी, बहुत मारेगी डंडों से और जेल में बंद कर देगी। इसके बाद मैं चुप हो गई। इसीलिए जब पुलिस वाले पूछ रहे थे तो मैंने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया। बहुत बड़ा क्लू था। दीपा को फौरन थाने पर लाया गया।
महिला कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर्स की पूरी फौज तैयार थी। शुरू शुरू में दीपा ने इधर उधर की बातें शुरू की कि मुझे नहीं पता, पीछे धम्म की आवाज़ आई थी जैसे कोई कूद के आया हो, मैंने देखा पीछे से 2 आदमी थे। इस तरह की उल्टी सीधी बातें जिनका कोई सर पैर नहीं था उसने शुरू किया। बार बार उसकी अपनी बातों में कंट्रडिक्शन आ रहा था। सारी बात सुनकर उसके बाद उसे बताया गया कि तुम ऐसा ऐसा कर रही थी, ये तुम्हारी बेटी ने बताया है। बेटी को सामने लाया गया। बेटी मां को देख के रोती रही। फिर पूछा गया, तब जाकर दीपा टूट गई। दीपा ने बताया कि उसकी और जितेंद्र सैनी की शादी करीब 11 साल पहले हुई थी। उनका बड़ा नाम था, 12 साल पहले हुई थी। अच्छा व्यापार था, नगर के अच्छे फल विक्रेताओं में उनका शुमार था। धंधा या व्यापार अच्छा चल रहा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जितेंद्र सैनी को शराब पीने की आदत पड़ गई थी। शाम को जब भी वो दुकान बंद करके घर आते थे तो शराब पी कर आते थे। और मुझे पता था कि उनके कुछ लोगों से संगत उनकी खराब हो गई है, और इतनी खराब हो गई है कि वो पैसा भी इधर उधर उड़ा रहे थे और शराब पी कर आते थे। यहां तक बात ठीक थी। 12 साल की शादी में 2 बच्चियां थी, एक 9-10 साल की, एक 8 साल की। इधर 2-3 साल से जब वो बहुत ज्यादा शराब पी कर आता था तो बड़ी मुश्किल से उसे खाना खिला पाती थी। उपद्रव करता था, मारता था। उसके बाद उसको जैसे सनक सवार हो जाती थी। बच्चियों को कमरे के बाहर जाने के लिए कहता था इनको बाहर भेजो। मैं विरोध करती थी कि बच्चियां बड़ी हो गई हैं और इस तरह की बात अच्छी नहीं है, बच्चियां समझदार भी हो गई हैं। फिर वो बच्चियों को धक्का देकर बाहर कर देता था, उनके साथ मार पिटाई भी करता था। उसके बाद उसे पता नहीं क्या सनक सी सवार हो गई थी। जब बच्चियां बाहर नहीं जाती थी उनके साथ मारपीट करता था, जबरदस्ती उन्हें बाहर निकाल देता था और बहुत ही हिंसक हो जाता था। इधर कुछ दिनों से जो उसकी संगत थी वो कोई न कोई हिंसक सेक्स वाले वीडियोस अपने मोबाइल में ले आता था और फिर उसके बाद तरह तरह की ज्यादतियां करता था। मैं पिछले करीबन 4-5 महीने से उससे आजिज आ गई थी, क्योंकि यह घटनाक्रम लगभग रोज वही रिपीट हुआ करता था। उसके सोने के बाद मैं परेशान होकर इंटरनेट पर इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए इसके तरीके ढूंढा करती थी। कौन कौन सा ऐसा तरीका है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना आ पाए, कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें पुलिस को उस पर शक न हो, कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे ये पता न लगे कि ये खुद मरा है कि इसकी हत्या हुई है। महीनों तक इस पर रिसर्च करने के बाद या इसको ढूंढने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची कि खाने में नींद वाली गोलियां मिलाकर इसे सुला दिया जाए। जब ये गहरी नींद में सो जाए तब इसके गर्दन पर तकिया रखकर, मुंह पर कोई कपड़ा रखकर काफी देर तक रोका जाए तो सफोकेशन से इसकी जान चली जाएगी। पुलिस को शरीर पर किसी भी तरह का चोट का निशान नहीं मिलेगा और ऐसा लगेगा कि ज्यादा शराब पीने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई।
घटना के लगभग 10 दिन पहले मैंने नींद की वो दवाइयाँ जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं, इसका भी डिटेल नेट पर ढूंढ लिया था। मैं बाजार से 5 टैबलेट उसकी ले आई थी, क्योंकि ये भी लिखा हुआ था कि अगर डोज ज़्यादा हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा की जांच में ये बात आ जाती है कि विष पाया गया है और इसे किसी चीज़ में मिला कर दिया गया है। तब फिर लोग मेरे पे ही शक करते। एक दिन पहले उसने जो मेरे साथ दरिंदगी की थी, मैं बुरी तरह से परेशान थी। उस दिन जैसे ही वो शराब पी कर आया, मैं और बच्चे दोनों खाना खा चुके थे। एक बच्ची को मामा के यहाँ मैंने छोड़ दिया था। उस दिन शाम को भी मामा के यहाँ एक शादी में हम लोगों को जाना था। थोड़ी दूर तक वो हम लोगों को लेकर गया भी, लेकिन शराब बुरी तरह से पीने के कारण फिर वो वापस लौट कर आ गया। सब्जी मैंने बना कर रखी थी। मैंने तय किया था कि आज ये जाएगा नहीं शादी में हम लोगों को लेके। मेरे भाई के यहाँ शादी है, खाना यहीं खाएगा, उपद्रव करेगा। आज मैं इसका फैसला कर दूंगी। सब्जी में वो 5 गोलियां मिलाकर उसने उसको खिला दी। थोड़ी देर में ही वो लड़खड़ाने लगा और चुपचाप जाकर सो गया। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद जो इंटरनेट पे उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था कि 1 घंटे बाद ही वो पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा, उसने तकिया उठाकर, एक बेटी मामा के यहाँ थी, एक वहीं पर थी, सो रही थी, तकिया उठाकर मुंह पर यानी नाक पर रखा और उस पर बैठ गई। लेकिन 2-4 मिनट बाद ही उसके हाथ पैर चलने लगे। वो जोर जोर से ऐसा लग रहा था कि होश में आ रहा है। मैं बुरी तरह डर गई। मैं भाग के चाकू ले आई, सब्जी काटने वाली चाकू रसोई से। मुझे लगा कि अगर ये होश में आ गया तो न मुझे छोड़ेगा जिंदा, न मेरी बेटी को छोड़ेगा। मैंने चाकुओं से तेज वार उसके गर्दन पे 3-4 किए। खून निकलने लगा। लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये करवट बदल रहा है, शायद मरा नहीं है। मुझे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैंने जो तरीके ढूंढे थे वो ये ढूंढे थे कि ये न पता लगा सके पुलिस या परिजन लोग या जानने वाले लोग कि ये मारा गया है कि खुद मरा है। इसलिए मैं घबरा गई। मैं लकड़ी की वो पट्टी जिसके ऊपर रख के सब्जी काटी जाती है, वो थोड़ा भारी या वजनदार थी। मैं उसको ले आई। लाकर मैंने उससे बहुत जोर जोर से उसके सर पे 3-4 वार किए। तब तक मेरी बेटी चीखने लगी। मैंने बेटी का मुंह दबाया, उसे सुला दिया। सोई नहीं। थोड़ी देर में उठकर फिर वो लिपटने लगी। मैंने फौरन अपने सारे कपड़े बदले, उनको अच्छी तरह से धो के सूखने के लिए पीछे की तरफ जो रस्सी बंधी थी उसमें डाल दिया, और मैं और बेटी फर्श पर सो गई। मैंने बेटी से पूछा, तुमने क्या क्या देखा? उसने कहा कि मैंने देखा कि तुम पापा के सीने पर बैठ के उसे लकड़ी वाले फट्टे से मार रही थी। मैंने उसे 3-4 थप्पड़ लगाए और उससे कहा कि खबरदार ये बात अगर किसी को बताई, पुलिस पूछेगी, अगर तुमने ये बात बताई तो मैं पुलिस को बताऊंगी कि ये भी शामिल थी मारने में। तब पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, तुम्हें पीटेगी, जेल में बंद कर देगी। ये सुन के वो डर गई, और इसीलिए शुरुआती पूछताछ में जितनी बार पुलिस ने पूछा उतनी बार उसने यही बताया कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं सो रही थी। उसको समझाने के बाद जब वो मुतमईन हो गई कि ये इसके अलावा कि मैं सो रही हूँ कुछ किसी को नहीं बताएगी, तब उसने पहले अपने भाई को फ़ोन किया कि तुरंत तुम चले आओ, इसको किसी ने मार दिया है। उसने कहा मैं चल दिया,
मैं समझ गई ये आधे घंटे में आ जाएगा। तब मैंने पुलिस को सूचना दी। तब पुलिस आई, लेकिन काम सब वहाँ गड़बड़ हो गया। जब बाप की लाश को, जब वो अंतिम संस्कार के लिए जा रही थी, लाश को देखकर बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ये बात बता दी अपने चाचा को। चाचा उसको थाने पर ले गए। थाने पर मैं बुलाई गई, एक दूसरे का आमना सामना कराया गया। मैं फिर टूट गई और मैंने फिर ये जो हुआ था, जो मैंने किया था, जो क्राइम मैंने किया था, जैसे जैसे मारा था, मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया। पुलिस ने बाजाब्ता 8 साल की उस बच्ची को इस मुकदमे का चश्मदीद गवाह बनाया है। 24 तारीख को आला कत्ल, यानी कि वो चाकू रसोई वाली और लकड़ी का वो पट्टा जिस पर सब्जी काटी जाती है, जिस पे ब्लड स्टेन्स साफ करने के बाद भी मिल गए, इनको बरामद किया और उसकी पत्नी दीपा सैनी को जेल भेज दिया। आज की घटना। इस पूरे प्रकरण में 3 साल से घर में कलह चल रहा था पति पत्नी के बीच। दीपा ने अपने ससुराल में इस हत्या के एफआईआर के वादी अपने देवर और अपने मायके में सबसे मदद की गुहार लगाई थी कि कुछ भी करके आप लोग बैठिए और जितेंद्र सोनी को समझाइए क्यों वो इतना प्रताड़ित करता है, क्यों इतना परेशान करता है, क्यों शराब पीकर उल जलूल हरकतें करता है। लेकिन न तो मायके में और न ही ससुराल में किसी ने कोई मध्यस्थता की। सब ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि पति पत्नी के बीच का मामला है, आपस में बैठकर समझो। और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा, फिर उसने खुद ही इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त करके ये अधकचरी सी बातें जो उसकी दिमाग में आई, उसने ये मर्डर कर दिया। यही स्थिति बहुत दुखद है। सामान्य रूप से पति पत्नी, बाप बेटे, भाई भाई, भाई बहन और साले बहनोई में इस तरह की आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं और इन रिश्तों की लड़ाई झगड़े में बीच में 99 या 90% लोग ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि आपका आपस का मामला है, आप बैठ के सुलझाइए, आप खुद ही सुलझाइए, आप जानिए, आपका काम जाने, हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे। ऐसा कह के लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पर अगर लंबे समय तक इस तरह के नज़दीकी रिश्तों में खटास बनी रहती है, रिन्यू होती रहती है और उसका कोई समाधान नहीं निकलता है, तो मेरे एक्सपीरियंस से 50% केसेस में वही होता है जो इस घटना में हुआ है। दोनों में से किसी एक का या दोनों का भारी नुकसान होता है। इसलिए ऐसे रिश्तों में झगड़ों को जिम्मेदार लोग जरूर आपस में बैठकर दोनों को बैठाकर समझा बुझाकर बीच का रास्ता निकालकर, कम से कम दोनों पर मानसिक दबाव होगा कि इतने लोगों की जानकारी में ये है, अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई तो न ये लोग छोड़ेंगे न पुलिस छोड़ेगी। इसलिए कभी ऐसे रिश्तों में चल रही इस लंबी खटास को, लंबे दुराव को बहुत लंबे समय तक मत खिसकने दीजिए। ये कभी मत कहिए कि आपस में बैठ के सुलझाइए, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जरूर लोगों को बिठाइए और समाज के 4 लोग किस दिन के लिए हैं उनको भी बुलाइए, उनसे भी
बात करिए और इस तरह के खटास को दूर करने का प्रयास करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं और इस तरह के झगड़े जो आपस वाले हैं ये चलते रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।